हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्पेशल सर्कमस्टांसिस के केस में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भी आपको एक टाइप से आइडिया लग गया कि कैसे कैपिटल गेन डिस्कस करते हैं। और ट्रांसफ़र के केस में ट्रांसफ़र हमने पीछे काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, उसी को ही रेपिटेशन हो रही है। तो आपने अच्छे ढंग से सुन लेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ ले रही हूँ। Computation of capital gain in case of transfer of land and building. In case of transfer of land and building, सेक्शन 50C कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 50C के अंदर है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एसेट्स है। इसको मार्केट में बेचते हैं। बेचने का मतलब यहाँ पर हम तो शब्द यूज करते हैं ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर से जो भी सेल कंसिडरेशन आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आता है, उसमें हम क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते हैं। यदि शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगा। यदि लॉन्ग टर्म है तो हम क्या करेंगे? इंडेक्सिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। यदि इंप्रूवमेंट है, शॉर्ट टर्म में इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट बीच में की गई है तो उसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे। यदि लॉन्ग टर्म में इंप्रूवमेंट की गई है तो इंडेक्सिंग ऑफ लॉन्ग टर्म को माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या आ जाएगा? हमारे पास कैपिटल गेन आ जाएगा। उस पर हम क्या देंगे? टैक्स देंगे। तो सिंपल बात है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 50C के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट्स। सेल्फ जनरेटेड असेट्स सेक्शन 55 सबसेक्शन 2A। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 55 2A। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम किसी चीज़ की कैपिटल गेन निकालते हैं, ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो पता ही है, जो ट्रांसफर करने पर जो वैल्यू मिलती है, माइनस क्या करते हैं हम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो तब आती है जब हमने खरीदी हो। यदि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने खरीदी नहीं है, वो कैसे आएगी? यदि वो क्या की है? जनरेट की है। जैसे मैंने बनाई है, मैंने कोई चीज़ बनाई है, मैंने कैपिटल एसेट्स बनाई है और उसको बेच रही हूँ, तो उस केस में कॉस्ट क्या लें? उस केस में कॉस्ट क्या लेंगे? आप नॉर्मली तो ये बोलेंगे ना, उस यदि जो चीज़ मैंने बनाई है उसमें मार्केट में उसकी क्या कीमत थी, उसको कॉस्ट ले लो। लेकिन इनकम टैक्स में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। तो कॉस्ट के क्या माने? यदि गुडविल है, यदि गुडविल है और आपने परचेज नहीं की है, ठीक है, तो सेल कंसिडरेशन कैसे मानेंगे उसकी? गुडविल ली है, गुडविल आपको पता ही है, गुडविल परचेज हम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने आपके साथ अकाउंट भी किया, परचेज गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जो गुडविल हमने अपनी रेपुटेशन से कमाई है उसको नहीं दिखाते हैं, आप सभी को पता ही है। लेकिन फिर भी इस केस में यदि गुडविल हमने नहीं परचेज की है तो कैसे दिखानी है? सेल लेकिन उसके पैसे मिले मुझे, जो मैंने अपनी गुडविल को ट्रांसफर किया ना, पहले तो मैंने दिखाई नहीं अपनी बिजनेस में क्योंकि मैंने परचेज नहीं की थी। लेकिन यदि मैंने ट्रांसफर, जब ये गुडविल ट्रांसफर की तो मुझे पैसे मिल गए, सेल कंसिडरेशन मिल गया, तो उसमें से माइनस कर दूंगी एक्सपेंडिचर ऑन, उसको ट्रांसफर करते समय जो मेरे खर्चे हुए होंगे गुडविल बेचते समय, वो माइनस कर दो तो आ जाएगी कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही जैसे गुडविल ऑफ बिजनेस मैंने परचेज नहीं की थी पहली बार, राइट टू मैन्युफैक्चर, जैसे ना राइट भी हमें मिलते हैं, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी गुडविल के साथ ही आ जाती हैं। इसकी भी एंटी वैसे ही करनी है जैसे गुडविल की गई है। ठीक है, और आपको जैसे मैंने कोई ब्रांड का नाम ले लिया है, ठीक है, खुद बनाया अपना ब्रांड, जैसे आप तो ना ब्रांडेड चीज़ है ना, तो इसको हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका सेल कंसिडरेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? नील है, क्योंकि कॉस्ट इसकी मैंने खरीदी थोड़ी, मैंने खुद ही बनाया अपने ब्रांड का नाम। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पर मैंने पैसे खर्चे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पर पैसे खर्चे, ये माइनस होंगे जब हमने कैपिटल गेन निकालना है। एक्सपेंडिचर भी किए हैं जब मैंने इसको बेचा है, तो सेल कंसिडरेशन जो मुझे पैसे मिले हैं माइनस को, माइनस क्या कर देंगे? क्योंकि जो इंप्रूवमेंट पर तो मैंने पैसे खर्चेंगे ना, चाहे मैंने खरीदी नहीं है, तो इंडेक्सिंग ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर करके हम क्या निकाल लेंगे? कैपिटल गेन निकालेंगे। सेम प्रोसेस है जो ऐसे हम नॉर्मली करते ही हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता चल जाएगा जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में कैसे हमने कैपिटल गेन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर। इन केस ऑफ बोनस शेयर आप सभी को ये टॉपिक मैंने पहले करा दिया हुआ है, बोनस शेयर किसे कहते हैं डिटेल में करा दिया है, यूट्यूब पर ही आपकी इससे रिलेटेड वीडियो है। बोनस शेयर क्या होते हैं? जब कंपनी के पास खूब सारे प्रॉफिट हो जाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट हो जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है कि मैं उनको
यदि डिविडेंड देती हूँ तो मेरे हाथों से कैश जाएगा, क्योंकि डिविडेंड हमेशा किस रूप में दिया जाता है, कैश के रूप में दिया जाता है। तो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बहुत सारे प्रॉफिट पड़े हुए हैं, उनको क्या करती है, प्रॉफिटों को कम कर देती है और उसकी जगह क्या करती है, शेयर कैपिटल बढ़ा देती है। तो कंपनी की नेट वर्थ तो सेम ही रहेगी, पर शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या मिल जाते हैं, और शेयर मिल जाते हैं। ठीक है, बोनस शेयर किसको दिए जाते हैं, पुराने शेयर होल्डर को ही दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कंपनी ने उनके पैसों पर पैसे कमाए हैं, है ना, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किस रूप में कर देती है, डिस्ट्रीब्यूशन किस रूप में करती है, उनके प्रॉफिट को एक और शेयर पकड़ा देती है हाथ में। ठीक है, इससे को हम क्या कहते हैं, बोनस शेयर कहते हैं। ठीक है, तो उसकी क्योंकि अब शेयर होल्डर को जो ये बोनस शेयर मिले होते हैं, इसकी तो उन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं की होती है, तो इसकी कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी इफ इशूड, यदि बोनस शेयर इशू कब किए गए हैं, आफ्टर 1 अप्रैल 2001 के बाद, अदरवाइज के बाद किए गए हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर इज नील। तो कॉस्ट क्या लेनी है, हमने नील लेनी है, आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन यदि आपने शेयर लिए हैं कब, ये 1 अप्रैल 2000 को, ठीक है, और ये इशू बिफोर हुए 1/4/1981 से पहले इशू हुए हैं, तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आपको कहीं बुक में और अलग पॉइंट मिले तो देख लेना, इस बुक में ये तो ये लिखा है, यदि बोनस शेयर की वैल्यू क्या लेनी है, नील लेनी है, यदि ये 1 अप्रैल 2001 के बाद इशू हुए हैं। ठीक है, यदि इससे पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है बोनस शेयर की। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। पहले तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक करना हो तो उसके टाइटल को पहले अच्छे से समझ लो, जैसे बोनस शेयर किसे कहते हैं, फिर आगे अगले टॉपिक अपने आप ही समझाने लगते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट शेयर। राइट शेयर तो इसकी वैसे ही होनी। राइट शेयर कैसे कहते हैं, ये भी है टॉपिक मैंने आपको डिटेल में करा दिया हुआ है। राइट शेयर होते हैं जब कंपनी फिर से नए शेयर इशू मार्केट में इशू करना चाहती है, तो कंपनी पर ये रिस्ट्रिक्शन है, जो पहले किसको शेयर के लिए ऑफर दे, कंपनी के पुराने शेयर होल्डर को। यदि पुराने शेयर इस शेयर को खरीद ले लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, राइट शेयर कहते हैं। राइट शेयर के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको पेमेंट नहीं करनी, उसको शेयर की वैल्यू की पेमेंट करनी है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो राइट शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू की शेयर से कम मिलती है, क्योंकि कंपनी को उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं करनी पड़ी है। किसी ना पुराने लोगों को सामान बेच दो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। ऐसे ही कंपनी जब पुराने शेयर होल्डर को शेयर बेच देती है, राइट शेयर हो गए, तो इसकी मार्केट वैल्यू के हो सकता है, ऐसा नहीं कंपल्शन नहीं है, मार्केट वैल्यू से कम शेयर होती है, तो इस केस में राइट शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि इसकी एंट्री वैसी ही होंगी जैसे कि शेयर होल्डर ट्रांसफर करता है उसकी मार्केट वैल्यू, है ना, जो उसने पेमेंट की होगी। तो यदि इसमें ये एक चीज़ बड़ी आपने ध्यान में रखनी है, in case of stock split, the date of acquisition of the divided share is considered as the same as the date of acquisition of the original share। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर ने किसी कंपनी के शेयर पहले भी थे, तो मैं यहाँ पर मेन बात ये करनी थी राइट शेयर के केस में। यदि किसी शेयर होल्डर ने, क्योंकि राइट शेयर किसको दिए जाते हैं, पुराने शेयर होल्डर के पास होते हैं, यदि हो सकता है ऐसे शेयर होल्डर एक पर्सन को ले लेते हैं, उसके पास 5 शेयर थे, ठीक है, उसको राइट शेयर के अंदर कितने मिल गए, 5 और मिल गए, 10 शेयर हो गए उसके पास। अब वो उन शेयरों को बेच रहा है, मार्केट में ट्रांसफर कर रहा है, तो किन शेयरों को माने, राइट शेयर को माने कि पहले वाले को माने। तो आपको पता है कि इस केस में मैंने पहले भी आपके साथ टॉपिक किया, फीफो मेथड यूज करेंगे। जो शेयर पहले आए हैं, किस रेट में आए हैं, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा। बाई चांस देखो एक शेयर होल्डर के पास 10 शेयर है और वह बेच कितने रहा है, 4 शेयर बेच रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो उसने पहले 4 शेयर लिए थे ना, उसकी कॉस्ट को माइनस किया जाएगा। ठीक है, मतलब फीफो मेथड यूज़ किया जाएगा। तो इसका मतलब यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो फीफो मेथड को यूट्यूब पर निकाल लो क्या होता है, फिर इसको अच्छे से आप समझाओगे। ठीक है, वैसे भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ये फीफो मेथड अच्छे ढंग से किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट शेयर। इन केस ऑफ ट्रांसफर, यदि एक एसएससी है, फिर से मैं आपको रेपिटेशन करती हूँ, एक एसएससी है, उसके पास राइट शेयर है, ठीक है, तो उसके पास, मैं तो आपको टॉपिक पहले कुछ और कराने पड़ती, राइट शेयर है, तो उसके पास इसका मतलब राइट शेयर भी है और उसके पास पहले वाले भी शेयर होंगे। ठीक है, और फिर वो मार्केट में ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको पहले कौन से निकालने, पहले वाले शेयर निकालने, बाद में राइट शेयर निकालेगा। तो निकालने का मतलब तो शेयर ही होते हैं, मार्केट वैल्यू भी चाहे पुराने हो नए हो, मार्केट वैल्यू तो दोनों की सेम ही होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी ले, मेरे हमारा मतलब क्या होता है, कॉस्ट कौन सी ले, तो कॉस्ट ने जो पहले बारी हमने जो शेयर खरीदे थे उसकी जो कॉस्ट थी वो लेनी है। ठीक है, यदि बाई चांस 10 शेयर है मेरे पास, तो यदि मैं 4 बेच रही हूँ तो मैंने 4 पहली बारी जो 4 की कीमत की है,
ठीक है। यदि मैं पूरे के पूरे बेच रही हूँ तो मेरे पहले 5 कितने रेट में आए, अगले 5 कितने रेट में आए हैं, उनको मिक्स करके सारे कॉस्ट निकाल लूंगी। ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब मैं सारे शेयर नहीं बेच रही हूँ, मैं एक एक करके बेच रही हूँ ना, तो मतलब जो पहले आया, जो पहले जिस कॉस्ट पर आया वो कॉस्ट मान जाएगी। ठीक है, फीफो मेथड, मतलब फीफो मेथड में टोटली ये कह रही हूँ, फीफो मेथड यूज होगा। फीफो मेथड क्या है आप देख लीजिए इसको ना। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट टू इंटाइटलमेंट। राइट टू इंटाइटलमेंट ये इसी से रिलेटेड है। मैंने अब इसी टॉपिक के अंदर कैपिटल गेन के अंदर इसको पहले भी डिस्कस किया है, फिर भी डिस्कस कर लेती हूँ डिटेल में। आप सभी को पता है जो राइट शेयर के केस में जो कंपनी ने नए शेयर इशू करने होते हैं, ठीक है, तो कंपनी जब नए शेयर इशू करती है तो सबसे पहले किससे पूछती है? पुराने शेयर होल्डर से पूछती है। पुराने शेयर होल्डर के पास 3 राइट होते हैं। क्या? या तो वो खुद ही खरीद ले, खुद खरीदेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट शेयर कहेंगे। या फिर क्या कहेंगे? अपने फ्रेंड को बेच दे। ठीक है, और तीसरी होती है मना कर दे, मैंने नहीं खरीदनी, आप पब्लिक में बेच दो। ठीक है, यदि वो अपने फ्रेंड को बेचता है तो अब फ्रेंड बन गया शेयर होल्डर। अभी उसने किसको बेच दिए? फ्रेंड बन गया शेयर होल्डर। फ्रेंड जब ये शेयर खरीदता है तो कंपनी को पेमेंट करेगा ना, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ठीक है, एक तो ये होगी। कई बार फ्रेंड क्या करता है कि वो सोचता है कि क्योंकि राइट शेयर उसको कम रेट पर मिल रहे हैं, मार्केट से कम रेट पर मिल रहे हैं, क्योंकि पुराना शेयर होल्डर है। यदि वो समझो मार्केट में कीमत कितनी थी, समझो ये नहीं इसमें आप ये देखो, यदि मैं बोलती हूँ कि मेरे 4 फ्रेंड है, मैं सोचती हूँ जो मुझे कंपनी ने बोला है कि तू ले ले शेयर, मैं नहीं लेना चाहती, तो मैं कहती हूँ चलो आप ले लो, मेरा कोई फ्रेंड ले लो जो मुझे 10 रुपये देगा, जो मुझे 20 रुपये देगा। ठीक है, मैंने उनको दे दिए पैसे, मैंने उसके बदले में क्या ले लिए? अपना राइट अपने फ्रेंड को दे दिया और उसके बदले उससे कुछ पैसे ले लिए। ठीक है, अब जो मेरे फ्रेंड ने कंपनी के शेयर ले लिए, कंपनी के क्या ले लिए? शेयर ले लिए, उसको किस कॉस्ट पर पड़े? एक तो उसने कंपनी को पेमेंट करके शेयर खरीदे, एक तो उसने वो पेमेंट की, एक उसने कौन सी पेमेंट की? एक तो पेमेंट उसने मुझे भी की है ना, क्योंकि मैंने उसको राइट दिया अपने शेयर खरीदने का, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो आएगी। ठीक है, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि जब भी या तो उसने एक तो शेयर होल्डर है, मार्केट में मैं जाके डायरेक्ट शेयर खरीद लूँ। ठीक है, मैं एक मेरा फ्रेंड कहता है कि तू मेरे शेयर खरीद ले, तो मैं कंपनी को भी पेमेंट कर रही हूँ और साथ में अपने फ्रेंड को भी पेमेंट कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपना राइट दे दिया है, तो इसको कहते हैं राइट टू इंटाइटलमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपने इस टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। इसकी एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, एक आपने अच्छे ढंग से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।